नहीं पड़ती है। ठीक है, बाकी मैं कोशिश करता हूँ एक आध अपने से उसमें क्या है प्रिंट आउट निकाल के देने की। तो इसलिए क्लास में जितना कराना है उसी को 10 बार पढ़ो पहले, तो वो पूरा जो क्लास की चीज़ें हैं वो दिमाग में चले जाने चाहिए, याद हो जानी चाहिए। उसमें फिर कुछ समझ में नहीं आता तो दूसरे दिन तीसरे दिन पूछ लिया करो, है ना। तो प्रिंटेड नोट सिर्फ सपोर्ट के लिए, बाकी लास्ट में ठीक है। फिर भी आज कोशिश करता हूँ क्या क्या हुआ है। चलिए, आज कोशिश करता हूँ देने की। कहाँ पे थे कल हम लोग? ज्वार भाटा के प्रकार पढ़ रहे थे। क्योंकि अभी जो तुम लोग अभी जो लिखना सीखो और लिखोगे तब जो क्लास में लिख पाएगा वही, जो कहानी ज़्यादा और पढ़ोगे तो और कहानी ज़्यादा लिखोगे, समझ गए ना। जितना ज़्यादा कहानी पढ़ोगे उतना ही। तो आए हुए क्वेश्चंस को लिखो, जो पढ़ाया है उसमें से आंसर निकाल करके, ठीक है। प्रिंटेड नोट्स सिर्फ तुम लोग को खुश करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। बाकी पुराने लोगों को पूछ सकते हो, उनके पास सभी नोट्स पड़े होंगे बहुत सारे। हाँ, आओ अब तुम कॉलेज की एग्ज़ाम देना तो पढ़ोगी वहाँ ज़रूर काम आएगा, वहाँ तो कहानी लिखनी है ठीक है। चलिए, कल ज्वार भाटा के प्रकार में एक प्रकार देख लिया था हमने, जो है तीनों की पोजीशनिंग के हिसाब से दीर्घ ज्वार देख लिया था, स्प्रिंग टाइट, और एक आपका लघु ज्वार देख लिया था। तो इन दोनों टॉपिक से लेकर के कोई समस्या है तो बताएं। फिर दूसरा हमने लिखा था आपका जो चंद्रमा की स्थिति के आधार पर। तो चंद्रमा भी क्या होता है कि पृथ्वी का चक्कर लगाता है कि नहीं, पृथ्वी अपनी झुकी हुई है कि नहीं, पृथ्वी अपनी क्या है और चंद्रमा जो है उसका चक्कर लगाता है। चंदा मामा, तो तुम्हारे चंदा मामा चक्कर लगा रहे। क्लियर है? तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि चंद्रमा की जो पोजीशन है वो भी क्या होते रहती है, चेंज होते रहती है। चंद्रमा की जो पोजीशन है कभी विषुवत रेखा पे लंबवत आएगी, है ना, यहाँ पर आएगा चंद्रमा तो यहाँ पे मकर रेखा पर लंबवत आएगी। आई ना बस समझ में। जब यहाँ पे चंद्रमा आएगा आपका जो है तो ये कहाँ पे लंबवत आएगी आपकी, मकर रेखा पर। फिर से इधर चले जाएगा तो फिर से कहाँ पे लंबवत आ गया आपका, इक्वेटर पर। थोड़ा सा आगे चला गया यहाँ पे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, कर्क रेखा पर लंबवत हो जाएगा। तो चंद्रमा की जो स्थिति है अक्षांशों के सापेक्ष विथ रिस्पेक्ट टू लैटिट्यूड्स गेट चेंज्ड। आ रही बात समझ में कि मून्स की जो पोजीशन है वो भी क्या होती रहती है, रिवॉल्विंग प्रोसेस में चेंज होती रहती है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर जो है जब चंद्रमा की स्थिति भूमध्य रेखा पर लंबवत होती है तो उसी को ही हम लोग भूमध्य रेखीय ज्वार या विषुवत रेखीय ज्वार कहते हैं। इक्वेटोरियल टाइट का मतलब समझ में आ गया। जब चंद्रमा कहाँ पे लंबवत होता है, 0 डिग्री इक्वेटर पर, तो ये 2 बार लंबवत आएगा, एक चक्कर के दौरान, एक रिवॉल्विंग के दौरान। तो क्या लिखोगे आपका कि जब चंद्रमा की स्थिति वर्टिकल होती है, वर्टिकल ओवर द इक्वेटर, वर्टिकल ओवर द इक्वेटर, तो उस समय जो ज्वार आएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं आपके जो है, उस समय ज्वार की जो स्थिति बनेगी उसको इक्वेटोरियल क्या कहते हैं हम लोग, टाइड कहते हैं। तो इस समय इक्वेटोरियल रीजन्स में जो ज्वार आएंगे उसकी ऊंचाई ज़्यादा होगी, क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशंस में मून की वर्टिकल पोजीशन है, और बाकी अदर रीजन्स में आएंगे उसकी तुलना में क्या होगी, थोड़ा सा कम होगी। आ रही बात समझ में? तो ये हो गया आपका इक्वेटोरियल। और दूसरा मैंने लिखवाया था अयनवर्ती ज्वार, ट्रॉपिकल, इंग्लिश में ट्रॉपिकल है, हिंदी में उष्णकटिबंधीय बोल सकते हो, लेकिन पता नहीं अयनवर्ती ही लिखा रहता है मोस्ट ऑफ द बुक्स, एनसीईआरटी सब में ये लिखा होगा। हाँ, तो अयनवर्ती का मतलब हो गया जब मून की पोजीशन कर्क रेखा और मकर रेखा पर लंबवत होगी,
कहाँ पर लंबवत होगी आपका जो है, कर्क एवं मकर रेखा पर लंबवत। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे वर्टिकल होती है चंद्रमा की पोजीशन। मून जो है कर्क रेखा और मकर रेखा पर लंबवत स्थिति में होता है, तो उस समय आने वाले ज्वार को हम लोग क्या कहते हैं आपके जो है, उस समय आने वाले ज्वार को क्या बोलेंगे, ट्रॉपिकल, है ना, ट्रॉपिकल टाइड कहेंगे। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? तो ये दो ज्वार, तो इस समय आने वाले ज्वार की स्थिति यदि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे वर्टिकल है मकर रेखा पे, तो कर्क रेखा पे ऊंचाई कम होगी, इधर का अपोजिट होगा ना लगभग ये, तो इधर ऊंचाई ज़्यादा है, हाई टाइड है, तो इधर क्या होगा आपका, लो टाइड होगा। जब इधर हाई टाइड होगा तो इस पे क्या होगा आपका जो है, ट्रॉपिक ऑफ जो स्थिति है आपकी क्या है, पानी की स्थिति उल्टी बताया था ना, तो ये मकर रेखा यहाँ पर है, तो यहाँ पर मून की पोजीशन वर्टिकल है, तो इधर हाई टाइड होगा, इधर जस्ट अपोजिट ट्रॉपिक ऑफ, इसका अपोजिट कौन सा पड़ेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला पड़ेगा, तो उसके विपरीत स्थिति में लो टाइड की स्थिति होगी। आ रही बात समझ में? तो जहाँ पर वर्टिकल होगा वहाँ पर हाई टाइड, और जहाँ पे उसका अपोजिट होगा वहाँ पे क्या होगा, लो टाइड, है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, क्योंकि यूपीएससी जो है रटा रटाया क्वेश्चन नहीं बनाता है, उसी में से थोड़ा सा आगे सोचने लायक क्वेश्चन बनाता है, ताकि थोड़ा सोचो और आंसर दो। एक दो क्वेश्चन रहेंगे रटे वाले। क्लियर हो गया पॉइंट? तो ये हो गया आपका दूसरी कंडीशन। तीसरी कौन सी लिखा था हमने, तीसरा आधार लिया था डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ, इन दोनों के डिस्टेंस के आधार पर। तो चंद्रमा जो है, चंद्रमा ये पृथ्वी का जो चक्कर लगाता है वह फिर से इलिप्टिकल पाथ में लगाता है, दीर्घवृत्तीय इलिप्टिकल पाथ, स्फेरिकल पाथ। स्फेरिकल समझ रहे हो, स्फेरिकल समझते हो ना भाई? एक होता है वृत्त, वृत्त तो एकदम एग्जैक्टली गौर, सभी तरफ रेडियस क्या होगा आपका, इक्वल होगा, लेकिन दीर्घवृत्ति में क्या होता है, रेडियस इक्वल नहीं होगा। इस तरीके से, इस तरीके के पाथ, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घवृत्त कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग जो है, इस तरीके का पाथ है इसका, दीर्घवृत्त या स्फेरिकल कहते हैं। दीर्घवृत्ताकार। तो इस कारण से चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वह क्या होती है, चेंज होते रहती है। आएगी बस, आ रही बस समझ में? पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी क्या होती है, इलिप्टिकल पाथ के कारण से, दीर्घवृत्तीय मार्ग के कारण से। समझ पा रहे हो नए बच्चे लोग? दीर्घवृत्तीय मार्ग के कारण से पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी क्या होती है आपकी जो है, चेंज होती है। क्लियर है ना पॉइंट? साक्षी, अनुष्का क्लियर है कि दीर्घवृत्तीय मार्ग के कारण से क्या होती है, चेंज होती है। तो एक बार अधिकतम और एक बार न्यूनतम, तो चंद्रमा और बीच की दूरी एक बार अधिकतम दूरी पर चले जाते हैं, है ना। किसी भी समय डिक फिक्स नहीं है, क्योंकि 27 एंड 1/3 डेज में वन राउंड वन रिवॉल्विंग कंप्लीट कर रहा है, इसलिए डे फिक्स नहीं हो सकता है। 30 दिन भी होता तो फिक्स हो जाता कि 30 दिन में एक चक्कर लगा रही तो एक पर्टिकुलर डेट पे मैक्सिमम डिस्टेंस पे जा सकता था। तो यहाँ पे डेट फिक्स नहीं है, बट एक महीने में एक बार कहाँ चला गया आपका जो है, एक बार मैक्सिमम डिस्टेंस पे चला गया, एक बार कहाँ चला गया आपका, मैक्सिमम डिस्टेंस पे। तो चंद्रमा और सूर्य के बीच की जो मैक्सिमम डिस्टेंस वाली स्थिति है उसको हम लोग अपभू स्थिति कहते हैं, अपोजी कहते हैं। तो अपभू का मतलब क्या हो गया, इंग्लिश में अपोजी है। तो क्वेश्चन आएगा अपभू, अपभू क्या है, तो क्या है बताओ नसरीन, किसके बीच में,
ठीक है, सूर्य लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। तो पृथ्वी, तो इसलिए ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, उसमें दे देगा चंद्रमा की जगह पृथ्वी की जगह पे एक आध जगह चेंज कर देगा, सूर्य लिख देगा, और तुम सिर्फ अधिकतम दूरी देखे। और तो इसलिए ध्यान से एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ना है, एक एक वर्ड्स पढ़ना है ध्यान से, ठीक। ओवर कॉन्फिडेंस में कि अरे ये तो पढ़ा पढ़ाया आ गया, मैक्सिमम दूरी होती है, अब्बू कुछ करते ही है, बस बाद में पता चलता है कि सूर्य की पृथ्वी की जगह चंद्रमा की जगह क्या लिख दिया है, सूर्य। तो मैक्सिमम डिस्टेंस जो होती है अब्बू की स्थिति कहते हैं, और एक बार मिनिमम डिस्टेंस की जो स्थिति होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूनतम दूरी होती है, उसको क्या कहते हैं हम लोग जो है पेरिजी कहते हैं, अपोजियन पेरिजी, हिंदी में उपभू कहते हैं। तो दोनों में कंफ्यूजन भी होता है एग्जाम में। तो यहाँ पे मैंने जो याद रखा है, अप मतलब दूर, अप मतलब क्या होता है, ऊपर या दूर हो गया, तो इसके आधार पे याद रखना मैक्सिमम दूरी, दूर हो गया तो डिस्टेंस बढ़ गई, पेरिजी मतलब पास। तो इस तरीके से अपभू और उपभू की स्थिति बन गई। आ गया बस समझ में। तो अपभू उपभू क्या है समझ में आ गया। अब जब अभ्भू के समय की स्थिति आएगी तो ज्वार की ऊंचाई क्या होगी, तो अभ्भू स्थिति में आने वाले ज्वार को अभ्भू ज्वार कहेंगे, और इस समय ज्वार की ऊंचाई क्या होगी, ज़्यादा होगी, नहीं कम होगी, क्योंकि मैक्सिमम डिस्टेंस पर है। तो ज्वार की ऊंचाई सामान्य से कम होती है, सामान्य से बहुत कम होती है। क्योंकि चंद्रमा कहाँ चला गया, मैक्सिमम डिस्टेंस पे चला गया है। आया समझ में। और इस समय ज्वार की ऊंचाई क्या होगी आपकी, ज़्यादा होगी, अधिकतम अधिक ऊंचाई होगी, अधिकतम ऊंचाई होगी, अधिक ऊंचाई होगी, अधिकतम नहीं लिख सकते, अधिक ऊंचाई होगी। ज्वार की ऊंचाई क्या होगी आपकी, ऊंचाई अधिक होगी ज्वार की। आया समझ में। ज्वार की ऊंचाई क्या होगी, अधिक होगी, होगी कि नहीं होगी, क्योंकि चंद्रमा पास आ गया। तो इस तरीके से उपभू की स्थिति में आने वाले ज्वार को उपभू ज्वार कहेंगे, और इस समय ज्वार की ऊंचाई सामान्य से अधिक होती है। और अभ्भू की स्थिति में आने वाले ज्वार की ऊंचाई अभ्भू ज्वार कहेंगे, और ऊंचाई सामान्य से क्या होती है, कम होती है। आ गया बस समझ में। तो ये हो गया अपभू एंड उपभू ज्वार। डिस्टेंस लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हो, एवरेज डिस्टेंस कितना है। वैसे तो डेटा वेटा पूछता नहीं है, बट एवरेज डिस्टेंस बिटवीन मून एंड सन, सॉरी मून एंड अर्थ 384 समथिंग है। कितना है, क्या नाम, विशाल याद है, 384 समथिंग है एवरेज डिस्टेंस। लिख लो कहीं पर, डेटा काम पढ़े, 2-4 बार पढ़े रहोगे तो ऑप्शन में आएगा, तो या फिर स्टेटमेंट में आएगा। तो अर्थ एंड मून, इसकी एवरेज डिस्टेंस, औसत दूरी, औसत दूरी आपकी है 384400। मैं बताया ना, एक बार पढ़े रहोगे तो कम से कम स्ट्राइक कर जाएगा। ये एवरेज डिस्टेंस हो गई। मिनिमम क्लोजेस्ट में आ जाता है 363, है ना, मिनिमम पेरिजी की स्थिति में क्लोजेस्ट जो आता है उसी स्थिति में 363300। चंद्रमा इस समय बड़ा भी दिखाई देगा, पास आएगा तो। और अपोजी की स्थिति में आपका जो है ये डिस्टेंस 405500, ठीक है। ये है थोड़ा बहुत, किसी बुक्स में एक आध डिजिट इधर उधर होगा तो उसमें घबराना नहीं है। फीता टेप लेके कोई नहीं नापा हुआ है, ठीक है, समझ गए ना। तो ये लगभग एवरेज थी, ये याद रख लेना, कहीं काम आएगा कभी कभार स्टेटमेंट वगैरह में, तो उसमें डेटा फिर कन्फ्यूजन करेगा। ये तो रट के चलेगा अपोजी क्या होता है, पेरिजी क्या होता है, लेकिन उसमें डेटा दिया कि पेरिजी की स्थिति में इतनी दूरी होती है, ठीक है। तो फिर उस समय तो
2-3 बार कॉपी में लिखा रहेगा, बार बार पढ़ते रहोगे, कम से कम 5 बार तो पढ़ना ही है, 5 बार से कम में सिलेक्शन नहीं होगा, है ना, जितने बार पढ़ोगे। तो ये हो गया आपका अपोजिन पेरिजी। अब यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन आता है, ऑप्शन देता हूँ तुम लोग को। सबसे ऊंचा ज्वार आएगा, हाईएस्ट टाइड अकर्ड, 4 ऑप्शन देता हूँ। एक आपका अमावस्या या पूर्णिमाओं को, या ठीक सबसे ऊंचा ज्वार दीर्घ ज्वार। बी आपका जो है लघु ज्वार प्लस अपभू की स्थिति। सी आपका दीर्घ ज्वार प्लस अपभू की स्थिति। डी आपका जो है दीर्घ ज्वार प्लस उपभू की स्थिति, पेरिजी। इन चारों में कौन सा ऑप्शन होगा? निम्न में से किस कंडीशंस में सबसे अधिक ऊंचा ज्वार आएगा? ठीक है, दीर्घ प्लस पेरिजी इसमें आएगा ना, क्योंकि दीर्घ में ऑलरेडी 20% ऊंचा ज्वार आ रहा है। अमावस्या या पूर्णिमा की स्थिति बताया था मैंने, और चंद्रमा भी पास आ गया फिर से, तो और ज़्यादा ऊंचाई हो जाती है। तो इस समय असाधारण ऊंचाई वाले ज्वार आते हैं, असामान्य, एक्स्ट्रॉर्डनरी, असामान्य ऊंचाई वाले ज्वार आते हैं। इसलिए कभी कभी न्यूज में पढ़ते होंगे मुंबई में आज ज्वार की ऊंचाई बहुत ज़्यादा थी, अंदर तक पानी, इस टाइप से कभी न्यूज में पढ़ोगे आगे आने वाले समय में। ठीक है, बोल रहा आज ही आए रिसेंट में देखने, रिसेंट में। ठीक है, तो कभी कभार कंडीशंस बनती है, जब ये दोनों कंडीशन साथ साथ बनती है, अमावस्या पूर्णिमा के समय चंद्रमा भी क्या हो जाता है, पास आ जाता है, तो उस समय ज्वार की ऊंचाई सामान्य से कई गुना और ज़्यादा हो जाती है, मतलब 20% से भी ज़्यादा होगी, है ना। दीर्घ में तो 20% होती है, उसमें पेरिजी और आ गया तो और ज़्यादा ऊंचाई हो जाएगी, 20% से भी अधिक हो जाएगी। आया समझ में? उसी प्रकार सबसे कम ऊंचा ज्वार कब आएगा? तो ये वाली स्थिति हो जाएगी, सबसे निम्न ज्वार, सबसे लो टाइड, सबसे कम ऊंचाई वाला ज्वार आ जाएगा लघु ज्वार प्लस अपभू, दूर चला गया चंद्रमा और साक्षी। क्लियर हो रहा है ना? तो इस तरीके से ये वाला स्थिति बन जाएगी, तो सबसे कम ऊंचा ज्वार आएगा। अब यहाँ पे भाटे की निचाई भी पूछ देता है, भाटे की ऊंचाई एंड भाटे की निचाई, मतलब भाटा पानी, निचाई का मतलब जितना ज़्यादा पानी वापस लौटेगा उतनी निचाई अधिक कहलाएगी, जितना ज़्यादा पानी पीछे लौटेगा उतनी ही निचाई क्या कहलाएगी? निचाई मतलब फॉल ऑफ वाटर, उतना ही अधिक कहलाएगा। अब कम होगा तो कम कहलाएगा। तो भाटे की निचाई सबसे ज़्यादा किस में होगी? तो जितना आगे जाएगा उतना ही पीछे भी हटेगा, है कि नहीं? जितना आगे जाएगा उतना ही पानी पीछे भी हटता है, इसलिए जितना लंबी दूर लगाना जितना लंबा कूद लगाना है उतना पीछे जाना पड़ेगा तुम लोग को, ऐसी होता है ना भाई। तो इसमें भाटे की निचाई क्या होगी? सर्वाधिक होगी। भाटे की निचाई क्या होगी आपकी? सबसे अधिक होगी, सर्वाधिक होगी, उतना ही पानी पीछे हटेगा, और इसमें कम होगी, भाटे की निचाई कम होगी। आया समझ में? तो जितना ज़्यादा ऊंचा ज्वार पीछे ऊपर जाएगा उतना ही वापस भी पीछे लौटेगा। तो ये सब कॉन्सेप्ट याद रखना, यही से क्वेश्चंस ये सब बने हुए हैं, इससे फिर कोई नया क्वेश्चन नहीं बनेगा, जितना बता दिया उसमें से क्वेश्चन आ जाएंगे। तो ये हो गई आपकी एक स्थिति, अपभू एंड उपभू की स्थिति। तो यहाँ तक किसी को कोई समस्या है तो बताएं। फिर लास्ट बचा हमारा कौन सा वाला? नंबर ऑफ टाइड के हिसाब से आपका जो है अर्धदैनिक ज्वार, दैनिक ज्वार और मिक्स्ड ज्वार। तो नेक्स्ट हमारा है अर्धदैनिक, सेमी डायरनल। और ये जो पढ़ा रहा हूँ ये एनसीईआरटी का ही है, एनसीईआरटी में दिया है, एनसीईआरटी जाके पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा क्या लिखना चाहता है, इसलिए टीचर की इम्पोर्टेंस यहाँ पे पता चलेगी तुम लोग को। टीचर की इम्पोर्टेंस जो यहाँ पे पता चलेगी। एक मिनट है।
चलिए, तो अर्धदैनिक, दैनिक और मिश्रित ज्वार क्या होता है विशाल बाबू बताओ? कंपोजिट, संयुक्त, तीनों बताओ। ठीक है। ठीक है। ऊंचाई अलग होगी। हाँ, तो अर्धदैनिक का मतलब होता है ये सामान्य स्थिति है, नहीं सामान्य स्थिति वाली होगी। सामान्यतः क्या होता है, दिन में 2 ज्वार आते हैं, आते कि नहीं आते बताया था मैंने, और दोनों ज्वारों की ऊंचाई समान है, और 2 ज्वार आते हैं और समान ऊंचाई के हैं, समान ऊंचाई है दोनों की जो है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कहेंगे आपका अर्धदैनिक ज्वार ना, ऊंचाई। लेकिन मैंने कहा था ना कि सामान्य स्थिति में क्या होता है कि एक साइड का ऊंचाई ज़्यादा होगी, एक साइड की ऊंचाई कम होगी। इसका उल्टा हो जाएगा मिश्रित, दिन में 2 ज्वार आएंगे लेकिन दोनों की ऊंचाई अलग अलग होगी, असमान ऊंचाई होगी, तब उसको हम लोग क्या करेंगे, मिश्रित ज्वार कहेंगे, असमान ऊंचाई होगी तो। और कुछ स्थानों पर ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं मिलता है, मैंने सर्च मारा था बहुत ज़्यादा, कुछ स्थानों पर दिन में एक ही ज्वार आता है, 24 घंटे में दिन में एक ही ज्वार आता है, तो वैसे ज्वार को हम लोग डायरनल कहते हैं। ये कब क्यों होगा बताया था कि इधर पानी है, इधर स्थल है, पीछे वाला स्थल है, तो फिर वहाँ पर ज्वार 2 बार कैसे आएगा। लेकिन कोई एग्जाम्पल ऐसे नहीं मिलता है, फिर भी एक बार और सर्च मार लेता हूँ। एग्जाम्पल ऑफ प्लेस हैविंग तो ऐसा क्यों होता है, समझ में आ गया? दोनों में अंतर समझ में आ गया, तीनों में, राइट। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सी स्थिति सामान्य स्थिति है? ये वाली सामान्य होगी, मिश्रित वाली, क्योंकि ऊंचाई दोनों में कहा था ना, इधर की ज़्यादा होती है, इधर की कम होती है। सामान्य स्थिति यही होगी, बाकी कभी कभार दोनों की समान हो गई, वो कुछ विशेष कारणों से होगी आपकी जो है। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको दिखा रहा है आज की डेट में जो है, एक दिन में केवल एक उच्च और एक निम्न ज्वार आता है यहाँ पर, डायरनल। आया समझ में? तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ किसी एग्जाम में कि सामान्य स्थिति कौन सा है, सब पढ़ के रट के गए और पूछ दिया क्वेश्चन सामान्य स्थिति कौन सी होती है, तो पहला दिमाग में यही आता है। लेकिन मैंने कॉन्सेप्ट बताया था ना आपका कि जनरली एक साइड की ऊंचाई ज़्यादा होगी क्योंकि मून और सन का सीधा आकर्षण लग रहा है यहाँ पे, और उसके कंपेरिजन इधर की ऊंचाई कम होगी। लेकिन बाकी अन्य कई फैक्टर्स हैं, जैसे ज्वार की ऊंचाई को प्रभावित करने वाले कारक में देखेंगे तो क्या क्या आ जाएगा, ज्वार की ऊंचाई को, तो एक तो हमने अभी देखा 3-4 प्रकार के ज्वार देखे, वो अलग अलग स्थिति होगी। इसके अलावा समुद्र की गहराई भी प्रभावित करती है, समुद्र की गहराई ज्वार की ऊंचाई को क्या करेगी, इफेक्ट करेगी। अब बताओ कैसे इफेक्ट करेगी समुद्र की गहराई? गहराई ज़्यादा होगी तो ऊंचाई कम होगी, ज़्यादा होगी? कॉमन सेंस तो यही कहता है, क्योंकि पानी जितना पीछे आ रहा है उतना ही आगे भी जाएगा। तो लैंड गहराई कम का मतलब लैंड पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, और गहराई ज़्यादा का मतलब लैंड पे इम्पैक्ट कम पड़ेगा। तो चंद्रमा जो है तो डेफिनेटली लैंड के पास पड़ेगा, तो यहाँ पे
लैंड पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो जो उसका अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ऊंचाई कम हो जाएगी। गहराई ज़्यादा होगी तो ही ऊंचाई क्या होगी आपकी, क्योंकि पूरे पानी को ही खींच रहा है, वो स्थल को खींच नहीं रहा है। आए ना समझ में? तो यहाँ पे भी कॉमन सेंस का उल्टा, समुद्र की गहराई ज़्यादा तो ऊंचाई भी ज़्यादा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गहराई। ये पॉइंट याद रखना है। आ गई बात समझ में? तो ये 3 प्रकार के ज्वार हो गए, अर्धदैनिक, दैनिक और मिश्रित। दैनिक का एग्जाम्पल दिया आपका जो है मैक्सिको की खाड़ी में। तो ये आपका ज्वार भाटा और इसका प्रभाव क्या पड़ता है उसमें आएंगे। तो फिर आज ज्वार भाटा वाली कहानी आपकी जीएस के अकॉर्डिंग खत्म होगी, ऑप्शनल के थ्योरी थोड़ा सा पढ़ेंगे। प्रभाव, तो प्रभाव में ज्वार भाटा के कारण से क्या क्या होता है? हाँ ठीक है, तो बसंत ऋतु, बसंत ज्वार नहीं, वो इंग्लिश ट्रांसलेशन, वो स्प्रिंग हिंदी ट्रांसलेशन गलत किया उसने, समझ गए? निब तो बताया था मैंने, तो लघु का निब कहा था ना मैंने। लघु ज्वार को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? हाँ, इसलिए मैंने कहा ना हिंदी वाले इंग्लिश भी लिख लिया करो। इसको उसने ट्रांसलेट क्या कर दिया गूगल बाबा ने, समझ गए? बसंत ज्वार जो है ट्रांसलेट कर दिया स्प्रिंग टाइड को, तो दीर्घ ज्वार का इंग्लिश मैंने लिखाया हुआ है, इसलिए मैंने कहा हमेशा हिंदी वाले इंग्लिश वर्ड। मैंने जैसे बताया था, एक बार यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम देने गया था, शुरू में तैयारी स्टार्ट की थी। यूपी भी देते थे हम लोग, सेम सिलेबस था लगभग, अभी भी यूपी का सेम सिलेबस है, बस 2 पेपर यूपी के अलग से है, ऑप्शनल नहीं है वहाँ पे। तो यूपी पीसीएस की वैकेंसी आएगी तो दे देना एग्ज़ाम। अब सोचोगे जाएंगे कैसे, है ना? अभी भी कल परसों मैंने यूपी पीसीएस से कुछ भेजा था, नोटिफिकेशन पढ़ लेना, काहे कुछ एग्जाम्स हो सकता है तुम्हारे काम की निकला है। इसका पूरा सिलेबस सेम है यूपीएससी के समान, बस 2 पेपर अलग से। प्रीलिम्स में थोड़ा सा यूपी स्पेशल अलग बुक पढ़नी पड़ेगी, एक आध दो बुक, एक बुक बता दूंगा, एक ही बुक को 10 बार पढ़ जाना। यूपी के लिए एक बुक को 10 बार पढ़ जाना, यूपी स्पेशल। एक सर की है जो जहाँ पे मैं पढ़ाते रहा हूँ हिंदी, और मेंस और पीटी एक ही बुक को 10 बार पढ़ जाना है, तो यूपी पीसीएस भी क्लियर हो जाएगा। बाकी सिलेबस आपका सेम है, यूपीएससी का ही पूरा का पूरा जीएस के 4 पेपर वाले सिलेबस है। कुछ सिलेबस बस यूपी स्पेशल अलग से दिया हुआ है, तो उतनी मेहनत कर सकते हो। थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगभग 25% या 20% मान के चलो, तो और नहीं भी देना तो एग्ज़ाम देते रहो, कम से कम पता तो चले कितनी तैयारी हुई है। हाय विशाल बाबू, पिछला 2 वैकेंसी आया था, भरे क्यों नहीं थे? एक आध एसडीएम लग जाता है तो बुरा थोड़ी है भाई। तुमको तो बोला था कि यूपी वगैरह पास में चले जाना, एग्ज़ाम दे देना, तो अपने आप को एक्सप्लोर करो इधर उधर जा करके। जितनी एग्ज़ाम दोगे, एक लड़का अभी कल परसों कांस्टेबल का जो सेमिनार था उसमें सिलेक्शन लिया है, वो पढ़ता नहीं है, उसको पढ़ने वढ़ने का मन नहीं करता है, लेकिन वो क्या है कि सिर्फ एग्ज़ाम देता है और एग्ज़ाम के टाइम पे ही यूट्यूब देख दाख के कोचिंग वोचिंग का नोट्स लेके पढ़ते रहता है। सिलेक्शन ले लिया उसने, अब ये 21 22 23 साल, ज़्यादा पूरा एज भी नहीं हुई है, तो बोलता है सर मुझे मेरी कमी पता है, मैं पढ़ नहीं सकता बैठ करके। तो वो क्या करता है, सिर्फ बता रहा था कि कम 50-60 एग्ज़ाम दे चुका है, अभी 25 साल की उम्र भी नहीं हुई है। जो भी एग्ज़ाम मिलता है बैंक छोड़ करके सब दे रखा है उसने, व्यापम की जितनी एग्ज़ाम निकलती है, ठीक है, रेलवे एसएससी जितनी एग्ज़ाम सब देते रहता है, बस बैंक ही नहीं भरा बोलता है, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते बैंक के फॉर्म भरने के लिए, उतने पैसे नहीं थे। और वो लाइब्रेरी में काम करता है, लाइब्रेरी में ही सोता है, खाता पीता है, समझ रहे? वो कंडीशन उसकी है। तो मैंने कहा ना, जुनून और संघर्ष जब तक, और जिसके पास संघर्ष है वो जल्दी सक्सेस होता है, क्योंकि बाकी लोग को आराम से मिल रहा है तो कंफर्ट जोन में चले जाते हो, है ना? आराम से जैसे माँ बाप पैसा दे रहे हैं, आराम से खाना पीना रहना सोना मिल रहा है, तो बाकी चिंताएं आपकी क्या हो गई, कंफर्ट जोन में चले गए आप। लेकिन जिसके पास संघर्ष है वो जानता है कि मेरे पास एक ही रास्ता है, करो या मरो, जीवन भर संघर्ष करना पड़ेगा, उससे अच्छा है कि अभी 1-2 साल संघर्ष करके कुछ बन जाता हूँ, आए ना समझ में? लेकिन कई लोग को चिंता नहीं है कि
कुछ नहीं तो माँ बाप के पास इतने तो है कि कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, तो फिर वो कंफर्ट जोन में चले जाते। इसलिए जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वह नीचे से उठ करके ऊपर तक पहुँचते हैं। आईएएस बनने वालों में भी अधिकांशतः मिडिल क्लास फैमिली वाले ही लोग होते हैं। हाई क्लास वाले कुछ होते हैं टॉप, जिनका बचपन से उद्देश्य वही होता है। तो ये सब चीज़ें हैं जिसको फॉलो करना है। तो अब समझ में आ गया बसंत क्या होता है? थोड़ा दिमाग लगा लेते, सर ने पढ़ाया उसमें से नहीं निकला तो मैंने कहा जितना पढ़ा दिया उसमें से आंसर निकलेगा, लगभग निकल जाएगा। कॉन्सेप्ट वाली चीज़, फैक्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, फैक्ट्स तो अनलिमिटेड है। हाँ तो उससे इंग्लिश देख लेना था कि बसंत कहाँ से आ गया भाई, सर ने तो बताया नहीं सभी बसंत। ठीक है, थोड़ा सा इसलिए मैंने कहा इंग्लिश क्वेश्चन हिंदी वाले समझ में आ जाए तो भी इंग्लिश पढ़ा करो, यानी हिंदी में क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो भी क्या किया करो, एक बार इंग्लिश के क्वेश्चन पे नज़र मार लेना, तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे मैंने कहा ना कि मेरा 2009 में लास्ट मेंस दिया था, उसमें सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ऐसे में हिंदी में ऐसे आया था वैश्वीकरण वर्सेस, आज भी पेपर ओरिजिनल उठा के देख सकते हो, राष्ट्रवाद, ये था हिंदी में ऐसे। अब हिंदी में था तो मुझे दोनों समझ में आ रहा था। आदमी इंग्लिश तब पढ़ता है जब हिंदी समझ में ना आए, मुझे पूरा समझ में आ रहा था तो मैं इंग्लिश क्यों पढ़ता, वो भी ऐसे में क्यों पढ़ता, ना कोई सेंटेंस है ना कुछ नहीं है, बस 2 वर्ड्स है। और मैंने अपने हिसाब से जितना अच्छा लिख सकता था लिख करके आ गया। इसका इंग्लिश में था, बाद में जब आने के बाद पता चला, एक दिन बाद डिस्कशन कर रहे थे फ्रेंड्स के साथ, तो उसने कहा कि मैंने ग्लोबलिज्म वर्सेस नेशनलिज्म में ऐसे लिखा है। तब मेरे दिमाग की घंटी बजी, तो मैंने कहा ग्लोबलिज्म था कि ग्लोबलाइजेशन था, तो उसने पूरा कंफर्म किया कि ग्लोबलिज्म ही था। तो उसी समय मैं भाग करके रूम पे आया और देखा कि पेपर उठा के देखा, तो मैं समझ गया कि इस बार भी कांड हो गया। लास्ट अटेम्प्ट था, ऊपर वाले ने क्या कर दिया, कांड कर दिया मेरे साथ। मतलब कांड तो यूपीएससी ने किया मेरी कोई गलती थोड़ी थी इसमें। तो दोनों का कॉन्सेप्ट अलग है। वैश्वीकरण एक छोटा पार्ट हो गया, ग्लोबलिज्म का एक इकोनॉमिकल एक्सपेक्ट देखेंगे तो क्या हो गया, एक छोटा सा पार्ट। विश्ववाद ये पूरी अवधारणा है, आपको हिस्ट्री से जा करके मुझे निकालना था। भारत का जो हमारी जो परंपरा है वसुधैव कुटुंबकम की रही है, तो यहाँ से स्टार्ट करके विश्ववाद में जाना था कि कॉन्सेप्ट क्या है, विश्ववाद का कॉन्सेप्ट क्या है। उसी का 1970s और 1990s में इंडिया में उसका एक कॉन्सेप्ट ग्लोबलाइजेशन करके आया, जिसमें हमने मेनली इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट को जोड़ दिया और इकोनॉमिकल एस्पेक्ट को लेकर के फिर कल्चरल बाद में, उसके बाद उसमें आ जाता है। तो कहीं ना कहीं इसमें मुझे ज़्यादा लिखना था, इस वाले इंग्लिश वाले हिस्से में थोड़ा सा डायमेंशंस मेरे और क्या हो जाते, बढ़ जाते, तो उसमें डायमेंशन कम हो गए। तो नंबर क्या मिले मेरे को, 78 मार्क्स मिले थे, जबकि इसके पहले कभी भी मेरे 90+, 100+ नंबर रहे थे। उस समय शायद, उस समय भी 200-250 नंबर, 300 नंबर का ही होता था पेपर, लेकिन 100-125 नंबर ठीक माने जाते थे उस समय। अब तो आराम से 150-250 नंबर लाते हैं लोग, 150 नंबर तक लाते हैं। आ रहा है समझ में? तो नैया डूब गई वहाँ पे। तो फाइनली समझ में आई कुछ चीज़ें हमारे हाथ में, कि ऊपर वाला कुछ और बनाना चाहता है, तो ऊपर वाले की मर्जी से मास्टर बन गए तुम लोग को पढ़ाने वाले। अपनी मर्जी से ताइस बनना चाह रहे थे, लेकिन ऊपर वाले की मर्जी। तो इसलिए कहा जाता है कि कभी कभी अपने मन का ना हो तो भी खुश हो जाना चाहिए। हो सकता है कि वहाँ जाने के बाद भी लगता नहीं कि खुश रह पाएंगे, क्योंकि आईजी लेवल तक को अरेस्ट करके उसको ऐसे आतंकवादी टाइप का, तो मैं देख के घबरा जाता हूँ कि आईजी लेवल का अधिकारी, जो भी यूपी वाली घटना पता है ना क्या है, वो तो वो घटना घट गई, अलग हो गई। अभी अमिताभ ठाकुर करके आईजी लेवल का अधिकारी को क्रिमिनल टाइप का ट्रीट करके 1999 या कौन सा वाला एक मामला खोल करके उसके अगेंस्ट डाल दिए। अब आदमी देखो 100% ईमानदार हो नहीं सकता है, 100% ईमानदारी की संभावना बहुत कम लोगों में बनती है। एक आध कुछ ना कुछ कांड तो किया ही रहता है, पर्सनल नहीं तो कुछ ना कुछ। वैसे ईमानदार है, लेकिन एक गलती उसने कभी की होगी जीवन में, प्रॉपर्टी वगैरह बनाने के लिए। एक बार प्रॉपर्टी बना ली, फिर निश्चिंत हो गया कि चलो अब ईमानदारी से काम कर लूँ, तो और गवर्नमेंट के कुछ अगेंस्ट जाने लगा, तो उसको ही अरेस्ट करके 1999 या 2000 कौन सा 9 वाला मामला खोल करके उसके खिलाफ, और इस तरीके से ट्रीट कर, इसको आतंकवादी हो, न उससे मीडिया से मिलने दिया जा रहा है न कुछ।
तो गवर्नमेंट में पावर जिसके पास है, सीएम वगैरह लेवल तक यदि मामला है तो आप कुछ नहीं कर सकते वहाँ पे, आईजी हो चाहे डीजीपी हो, इतना पावर होती है उनमें, समझ गए। पढ़ लिख करके इतना बन जाओगे, लास्ट में गधों सीएम और मंत्री के हाथों में भी कभी कभी दबना पड़ेगा। आईजी वहाँ पे आत्महत्या कर लिया, ठीक है ना। तो कई सारी चीज़ें होती है जो सोचने वाली बात है। जो वांगचुक है जिसने सेना के लिए इतना किया है, और उस पता नहीं सच्चाई क्या है, तो आने देंगे तो पता चलेगा ना। यदि सच होता तो खुल करके उसको बोलने देते, इसका मतलब है कि सच है ही नहीं, गवर्नमेंट जब से उसको दबा रही है, सीधा यूपीए ठोक दिया उसके ऊपर। अब एक सोचने वाली बात है कि जिस उसके पास पैसे की कमी थी नहीं, नेम की कमी थी नहीं, तो करप्शन क्यों करेगा। आदमी दो चीज़ के लिए करप्शन करता है, या तो अपने नाम के लिए या फिर पैसे के लिए। इंटरनेशनल फेम था वांगचुक, उसके बाद भी उसको यूपी लगा के ठोक दिया, और पता ही नहीं, मीडिया में कुछ बोलने दे नहीं रहे, क्योंकि उसने भी कुछ खुलासे किए थे, सरकार के अगेंस्ट बोल दिया था। तो सरकार के अगेंस्ट जा करके काम करना इतना आसान। अशोक खेमका भी रिटायर्ड हुआ है कुछ दिनों पहले, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा ट्रांसफ़र लेने वाला अधिकारी में शायद उसी का नाम आता है, अशोक खेमका, ठीक है। हाँ, तो अभी अब क्या जो है अभी रिटायर्ड लिया, ईमानदार था। तो चलिए, लेकिन सिस्टम है, चल सुधारना पड़ेगा। प्रभाव में आते हैं तो ज्वार भाटा का प्रभाव पहला क्या पड़ेगा, बताओ विशाल। ठीक है, जहाज़ों का आने जाने का समय निर्धारित किया जाता है ताकि थोड़ा सा फ्यूल बच जाए, है ना। अब तो उतना नहीं होता है क्योंकि हमारे पास पावरफुल मोटर्स है, लेकिन पहले जब हमारे पास पावरफुल मोटर्स वाले शिप्स नहीं थे, जहाज नहीं थे, तो यूज किया जाता था निर्धारण, टाइम डिटर्मिनेशन ऑफ टाइमिंग डिटर्मिनेशन ऑफ शिप्स मूवमेंट। चले आगे, दूसरा प्रभाव, हाँ, ज्वारीय ऊर्जा करके अभी तक एक्सपेरिमेंटल तो नहीं है। फ्रांस सबसे ज़्यादा ज्वारीय ऊर्जा वाला देश है। ज्वारीय ऊर्जा टाइडल एनर्जी के लिए सबसे ज़्यादा फ्रांस में मिलता है टाइडल एनर्जी, और फ्रांस में एक स्थान है, हाँ, सबसे ऊंचा ज्वार आता है बे ऑफ फंडी में, लिख लीजिए इसको भी। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार जो आता है, एटलस जाके खोल के देखोगे तो यहाँ पर कनाडा में बे ऑफ फंडी है, फंडी की खाड़ी, बहुत ही सकरी खाड़ी है, इस कारण से यहाँ पे ज्वार सबसे ऊंचा आता है। हाईएस्ट टाइड ऑफ वर्ल्ड, हाईएस्ट टाइड ऑफ वर्ल्ड। कितना? 15 से 30 मीटर का डिफरेंस रहता है, ऊंचाई ज़्यादा रहती है, मोर। हाईएस्ट टाइड ऑफ वर्ल्ड, सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ पर आता है, कनाडा के बे ऑफ फंडी में, ईस्ट में जाके। एटलस में देखोगे, थोड़ा कष्ट करना एटलस खोलने का। फंडी की खाड़ी, फंडी की खाड़ी में। तो टाइडल एनर्जी के लिए भारत में, टाइडल एनर्जी के लिए कांडला, गल्फ ऑफ खंबात वगैरह सबसे ज़्यादा रहा है। खंबात की खाड़ी जो है, खंबात की खाड़ी वाला जो रीजन है, ये भारत में ज्वारीय ऊर्जा के लिए सबसे महत्वपूर्ण। फ्रांस में एक प्लांट है, ठीक है, क्या नाम है उसका, कांस टांस कुछ तो नाम है, एक आध बार शायद पूछा भी है, ठीक है। रांस में, रांस शायद यूपीएससी ने पूछा भी है, RANCE,
फ्रांस में जो है एक सबसे बड़ा ज्वारी केंद्र है आपका जो है ला रांस टाइडल पावर स्टेशन। ला रांस, ला भी जोड़ देना सामने में, ला रांस टाइडल पावर स्टेशन। ये रांस नदी होगी वहीं पे कहीं पे 1966 में बनाया गया था। 240 मेगावाट का प्रोजेक्ट ये है आपका। ये क्वेश्चन आया है सर, यूपीएससी पूछा है कि पता नहीं, यूपी पीसीएस पूछा है नहीं पता, लेकिन कहीं तो पूछा है। लारांस, जरा बात ये, हाँ ऐसे तो लिख लो, 1966 में बना था। ये विश्व का पहला था और विश्व का सबसे बड़ा भी है। 2011 तक सबसे बड़ा था, अब देख लेते कौन सा है। दो 2011 तक ये सबसे बड़ा भी था विश्व का, उसके बाद किसी और ने बना लिया होगा। आज बड़ा है तो कल छोटा भी हो जाएगा। 2000 फिर एक आया सिहवा लेक टाइडल पावर प्लांट, साउथ कोरिया में आ गया है। सिहवा झील करके है, सिहवा झील, सिहवा लेक, साउथ कोरिया। ये आपका साउथ कोरिया में है। ये सबसे बड़ा हो गया है, रांस को पीछे छोड़ दिया है। 254 मेगावाट का है, 254 मेगावाट। ये कितने का था? 240 का। आया समझ में? धन्यवाद चैट जीपीटी, तुरंत आंसर दे देता है। तो इस तरीके से टाइडल प्लांट्स वगैरह, और भारत में खंबात की खाड़ी वाले क्षेत्र में इसकी संभावना ज़्यादा है। कांडला उंडला में लगाया भी गया था, कांडला उंडला साइड में हमारे यहाँ भारत में भी है, कांडला गुजरात। तो ये हो गया ज्वारी ऊर्जा वगैरह के लिए टाइडल का यूज किया जाता है। तीसरा पॉइंट और क्या आएगा? पॉल्यूशन वगैरह को रीडिस्ट्रीब्यूट करता है, कुछ लेके चला भी जाता है, कुछ लाके छोड़ भी देता है। प्रदूषण पुनर्वितरण, तटीय प्रदूषण का पुनर्वितरण, तटीय प्रदूषण का पुनर्वितरण, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोस्टल पॉल्यूशन। समझ गए ना? कुछ लाके छोड़ भी देगा, प्लास्टिक का सामान जो होता है लास्ट में लाके छोड़ भी देते हैं, कुछ कचरा पड़ा रहेगा उसको उठा भी ले जाता है, तो वही चलते रहता है। और आलसी लोगों के लिए मछली भी छोड़ जाता है, जिनको नहीं पकड़ना है टाइडल का इंतजार कर लो, दिन भर खाने पीने के हिसाब से अपने मछली मिल ही जाएगी। मछली और अन्य समुद्री खाना पीना जीव मिल जाएगा। समझ गया ना भाई? जब पानी वापस लौटता है तो कुछ मछलियाँ वगैरह भी क्या हो जाती है, पीछे छूट जाती है, तो उसको भी तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोग, तो आलसी लोगों के लिए उतना ही काफ़ी है ना। भगवान ने आलसी लोग को भी। और क्या होगा विशाल बाबू प्रभाव में? और क्या डाल सकते हैं? बताओ, कुछ और डाल सकते हैं? बताओ। मछुआरों के लिए भी हेल्पफुल रहता है समुद्र में वापस जाने और आने का टाइम है ना। मछुआरों का भी जो है अंदर जाना है समुद्र के और वापस आना है 24 घंटे के अंदर, तो उसको यूज करते हैं, मछुआरे लोग भी करते हैं। मैंग्रोव वाला है, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका ज्वार भाटा का महत्व या प्रभाव, ठीक है। इसके अलावा एक वर्ड है बंदरगाह संस्थान। इंग्लिश में वर्ड है इसका पोर्ट स्टेब्लिशमेंट।
पोर्ट इस्टेब्लिशमेंट, बंदरगाह संस्थान जो है होता क्या है, ये आपका मुंबई मान लो, मैं भी नहीं गया आज तक ठीक है। तो ये है आपका मुंबई के आसपास का समुद्र। तो समुद्र के अंदर ज्वार आएगा, है ना, समुद्र के पास में समुद्र का पानी ये वाला है कि नहीं। तो ये जो अरब सागर वाला भाग, ये आपका अरब सागर वाला भाग जब चंद्रमा के सामने, सूर्य के सामने आएगा तब यहाँ पे ज्वार की उत्पत्ति होगी, है ना। उसके बाद ये ज्वारी तरंगें उत्पन्न होती है और फिर मुंबई तक पहुँचने में, तट तक पहुँचने में क्या लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये जो ज्वार आने का जो समय है और तट तक पहुँचने का जो समय है, ज्वार उत्पत्ति का जो समय है, राइज ऑफ वाटर का उत्पत्ति का समय और तट तक पहुंचने का समय, दोनों समान होगा कि अलग अलग होगा, अलग होगा। तट तक पहुंचने का समय, इन दोनों में अंतर मिलता है। तो ये जो दोनों का अंतर है, इसे को हम लोग क्या कहते हैं, बंदरगाह संस्थान कहते हैं। आया समझ में। ज्वार उत्पत्ति और तट तक पहुंचने के समय का जो अंतर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बंदरगाह संस्थान कहते हैं। तो सबका अलग अलग होता है, स्थान डिपेंड करेगा सागर की गहराई कितनी है। तो ये एक वर्ड है, कहीं पे काम आएगा आपका। बहुत अच्छे से आराम से अभी तक जितना बैच लिया उसमें सबसे बेस्ट और इम्प्रूवमेंट के साथ इस बैच में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। रिलैक्स होके, कोई टेंशन नहीं, कोई वरी नहीं, ख़त्म करना है, जल्दी करना है, कुछ टेंशन नहीं है, आराम से पढ़ा रहा हूँ। जिसको गाली देना ऐसे भी देंगे, ठीक है। पीछे जाके कितना भी अच्छा कर लोगे तो घर में एक आध सदस्य ऐसा होगा ही जो तुमसे नाखुश रहेगा, है ना। घर परिवार में देखो आप लोग, बुआ ताऊ चाचा फफुआ सब में कितना भी कोशिश कर लेगा, हेड ऑफ जो मेन होता है आपका जो है, उसके बाद भी एक आध दो सदस्य मिल जाएंगे जो तुमसे नाखुश रहेंगे ही रहेंगे। तो सबको सेटिस्फाइड करना आसान, तो बस खुद को सेटिस्फाइड करके पढ़ाना है। तो मैं खुद को सेटिस्फाइड करते हुए पढ़ा रहा हूँ कि भाई मुझे पता है कि मैंने जितना पढ़ा दिया मोर देन इनफ है एग्ज़ाम पास करने के लिए। उसमें आपने कितना अच्छा किया नहीं किया। एक लास्ट पॉइंट आपका, फिर ये ज्वार भाटा जीएस के लिए कंप्लीट होगा। एक स्थान ऐसा भी है जहाँ पे दिन में चार बार ज्वार आता है। एटलस में देखोगे साउथम्पटन, ये आपका ब्रिटेन में है। यहाँ पे दिन में 4 बार ज्वार आता है। क्यों आता है? क्योंकि ये दो इसके बीच में है। यहाँ पर मिलेगा साउथम्पटन, इधर आपका इंग्लिश चैनल है, और इधर आपका जो है उत्तरी सागर है। आया समझ में? इधर आपका इंग्लिश चैनल है, इधर आपका, तो यहाँ पे ज्वार आएगा, इधर आएगा तो यहाँ पर भी आता है, तो 2 बार तो यहीं पे हो गया, है कि नहीं। और फिर इधर आएगा तो फिर से यहाँ पर आता है, तो 2 बार इधर से आता है, तो 2 बार इधर से, 2 बार उधर से। तो साउथम्पटन करके स्थान है ब्रिटेन में, एटलस में देखोगे तो मिल जाएगा। खोल लिया करो एटलस यहाँ पर भी ला करके, एक बार हाईलाइट तुरंत कर दिया करो फटाक से खोल करके, समझ गए? नहीं मिला? बारीक नज़र चाहिए ढूंढने के लिए, दिख गया? चलिए, समझ में आया ना। तो यहाँ पर है साउथम्पटन, और 4 बार के बाद है, समझ में आ गया। 2 बार इधर से आएगा और 2 बार इंग्लिश चैनल से आएगा। आया समझ में? 4 बार क्यों आता है? डिम्पी, चलो आगे हो गया।
तो ये हो गया आपका जीएस के अकॉर्डिंग। ऑप्शनल के लिए 3 सिद्धांत और पढ़ेंगे, ज्वार भाटा उत्पत्ति के सिद्धांत करके 3 सिद्धांत पढ़ेंगे ऑप्शनल में। तो यहीं पे जगह छोड़ना छोड़ो, 3 सिद्धांत पढ़ेंगे आपका ज्वार भाटा की उत्पत्ति के लिए। पहला सिद्धांत है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, ग्रेविटी इक्विलिब्रियम थ्योरी, संतुलन सिद्धांत। तो उसके बाद ऑप्शनल में भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है आपका। 3 सिद्धांत का नाम, न्यूटन का संतुलन, न्यूटन का संतुलन सिद्धांत, न्यूटन यहाँ पर भी आ गया। तो इक्विलिब्रियम थ्योरी ऑफ गिवन बाय न्यूटन। एक सिद्धांत ये पढ़ेंगे। दूसरा प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी पढ़ेंगे, प्रगामी तरंग सिद्धांत, प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी। फिर ऑप्शन में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। और एक स्थैतिक तरंग सिद्धांत, स्टेशनरी वेव थ्योरी। ये 3 सिद्धांत पढ़ेंगे। जो सिद्धांत है उन्होंने उत्पत्ति की व्याख्या के लिए जो बताया है। न्यूटन का सिद्धांत वही है जो अभी तक हमने समझा है, बाकी उसको कुछ लोगों ने अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो ये 3 सिद्धांत तो जगह छोड़ दो, 2-3 पेज। तो ये ज्वार भाटा वाला टॉपिक आपका द एंड होता है। क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ तक कोई समस्या है तो बताएं। अब आते हैं हम लोग प्रवाल भित्ति, एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नहीं, एक छोटा टॉपिक लेता हूँ, समुद्र तल परिवर्तन पढ़ा देता हूँ। सी लेवल चेंज। समुद्र तल परिवर्तन करके आ जाओ। हाँ, सब जगह लागू होगा। एग्जाम्पल मैंने समझाने के लिए यहाँ पे दिया है। मतलब कोई भी एग्जाम, मतलब सबका अलग अलग टाइम रहेगा, है ना। जैसे न्यूयॉर्क का कुछ टाइम था, भूल गया मैं, न्यूयॉर्क वाले क्षेत्र में टाइमिंग कुछ तो था। चलिए एक टॉपिक स्टार्ट करो, सी लेवल चेंज, समुद्र तल परिवर्तन। ऑप्शनल में सिलेबस में टॉपिक अलग से लिखा होगा सी लेवल चेंज करके, ठीक है। और जीएस में अलग से नहीं हो तो भी पढ़ना ही पड़ता, क्योंकि वर्तमान में सी लेवल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ऊपर उठ रहा है कि नहीं। तो समुद्र तल का मतलब मैंने बताया था कि समुद्र की ऊपरी जलीय सतह को हम लोग क्या कहते हैं, जल का जो लेवल है, वाटर लेवल, उसको क्या कहते हैं, ये समुद्र तल कहलाता है, राइट। सी लेवल कहलाता है। और इसी सी लेवल से ऊंचाई नापी जाती है ना। तुम्हारी ऊंचाई भी नापी जाती है इसी से, हाँ नहीं नापते, पॉइंट से वही से नापते हैं ठीक है। स्थानों की ऊंचाई नापी जाती है, हमारी तो जहाँ खड़े हो जाओ वही से नाप देंगे, ठीक है। तो स्थानों की जो ऊंचाई है, चाहे पर्वत हो, पठार हो, रेलवे स्टेशन में जाके देखते हो, रेलवे स्टेशन के बोर्ड पे लिखा रहता है समुद्र तल से ऊंचाई इतनी है करके। कभी गौर किया? अंबिकापुर में लिखा है, कितनी ऊंचाई लिखा है, ठीक है। तो वो ऊंचाई समुद्र तल से लिखी होती है कि कौन सा स्थान समुद्र तल से, है ना। जैसे आपका मान लेते ये समुद्र तल है, मान ले बिलासपुर है यहाँ पे, तो बिलासपुर की ऊंचाई इस तरीके से यहाँ पे बिलासपुर स्थित है, तो यहाँ से नापेंगे इतनी ऊंचाई है, ये वाला सी लेवल यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये बिलासपुर की ऊंचाई हो जाएगी। तो तटीय क्षेत्र में ऊंचाई सबसे कम होगी आपकी, जो है कि नहीं। तो ये जो सी लेवल है, समुद्र तल है, पृथ्वी के इतिहास में, भूगर्भिक इतिहास में देखेंगे तो कई कारणों से इसमें वृद्धि भी हुई है और इसमें
कमी भी हुई है। तो समुद्र तल स्थिर ना होकर के ये क्या होता है, इसमें वृद्धि या कमी होते रहती है। सी लेवल राइज एंड सी लेवल फॉल या डिक्लाइन आपका जो है, आ रहा है बात समझ में। तो सी लेवल जो है स्थिर ना होकर के उसमें क्या होते रहता है, वृद्धि या कमी होते रहती है सी लेवल में, उसे ही हम लोग समुद्र तल परिवर्तन कहेंगे। तो एक लाइन परिभाषा लिख ही लेंगे आप लोग। अब इतनी समझदारी की उम्मीद तो कर ही सकता हूँ। समुद्र तल परिवर्तन का मतलब क्या हुआ, क्लियर है। कारण देखेंगे, फिर प्रकार देखेंगे, और सी लेवल का कारण क्या क्या हो सकता है, फिर प्रकार देखेंगे। उसी के नाम कारण के आधार पर प्रकार, कारण और प्रकार एक साथ भी हो सकता है, और फिर उसका प्रभाव क्या पड़ता है वो देखेंगे। 3-4 चीज़ें। इस तरीके से कोई भी टॉपिक पढ़ो तो पहले ये सिनॉप्सिस बोलते हैं इसको हम लोग। इसको क्या बोलते हैं, इसमें और कुछ कुछ पॉइंट्स डाल दोगे, कारण में 2-4 पॉइंट आ जाएंगे, प्रकार में नाम आ जाएंगे, तो ये पूरा सिनॉप्सिस बन गया। इतना ही याद रखना है, बाकी चीज़ें आपके दिमाग में याद होनी चाहिए। जैसे हमने ज्वार भाटा पढ़ा अभी, तो ज्वार भाटा में एक लाइन कॉन्सेप्ट क्या है, संकल्पना, कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि नहीं। फिर उसके बाद उसकी समय पढ़ा, ज्वार भाटा का समय में अंतर क्या होता है। फिर प्रकार पढ़ा, और फिर उसके बाद क्या पढ़ा, प्रभाव पढ़ा, कुछ एग्जाम्पल्स पढ़े, उदाहरण। तो ये 4 पॉइंट इसमें जानना है। तो ज्वार भाटा शब्द आते ही क्या क्या याद रखना है, ये पॉइंट्स आपके दिमाग में आ जाने चाहिए। तो सी लेवल चेंज हो गया, कारण, कारण में आते हैं, कारण में आते हैं। तो कारण में एक तो होता है भूगर्भिक कारण, दूसरा होता है जलवायविक कारण। एक हो सकता है जियोलॉजिकल, भूगर्भिक कारण, जियोलॉजिकल, टेक्टोनिक कारण भी लिख सकते हो, विवर्तनिक कारण। जियोलॉजिकल है, टेक्टोनिक भी लिख दोगे तो कोई गड़बड़। टेक्टोनिक का मतलब ये आंतरिक भूगर्भ से संबंधित, टेक्टोनिक। विवर्तनिक कारण, ये विवर्तनिक का मतलब भी भूगर्भ से ही है। तो जियोलॉजिकल या, और दूसरा है जलवायविक कारण, जलवायु संबंधी कारक, क्लाइमेटिक। ठीक है। तो प्रभाव और वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो चेंज हो रहा है उसको लास्ट में ग्लोबल वार्मिंग से जोड़ देंगे, ग्लोबल वार्मिंग एंड सी लेवल चेंज। तो इन दोनों को देखते हैं, पहले कारण में आते हैं। यहाँ तक समझ में आएगा सी लेवल चेंज क्या होता है। सी लेवल जो है ना, पूरे विश्व का लगभग समान माना जाता है। पूरा विश्व का लगभग क्या माना जाता है आपके जो है, समान, क्योंकि सभी महासागर आपस में कहीं ना कहीं से क्या है, जुड़े हुए, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर मिलता है ना, क्योंकि तली तो अलग अलग रहेगी आपकी जो है कि नहीं, तली तो आपकी अलग अलग रहती है। तो कारण में सबसे पहला भूगर्भिक कारण, जियोलॉजिकल में सबसे पहला है भूगर्भिक। तो बताओ भूगर्भिक कारण में क्या आएगा, है ना। भूगर्भिक में इसमें महासागरीय तली में परिवर्तन को रखेंगे। जियोलॉजिकल फैक्टर में किसको रखेंगे आपका जो है, चेंजेस इन ओशनिक फ्लोर, महासागरीय तली में परिवर्तन के कारण, ड्यू टू चेंजेस इन ओशनिक फ्लोर, ड्यू टू चेंजेस इन ओशनिक फ्लोर। तो ओशनिक फ्लोर में चेंजेस कैसे आएंगे भाई बताओ, है ना। महासागरीय तली का उत्थान हो सकता है, महासागरीय तली का उत्थान, अपलिफ्टमेंट हो सकता है, अपलिफ्ट कर गया महासागरीय तली ही कहीं पे अपलिफ्ट कर गई, तो उत्थान होने से सी लेवल क्या हो जाएगा आपका, सी लेवल बढ़ जाएगा, है कि नहीं। ओशनिक फ्लोर, ये वाला जो फ्लोर है इसमें अपलिफ्टमेंट हो गया, किसी कारण अंदर से कोई बल लगा और ये थोड़ा सा ऊपर आकर के यहाँ तक आ गया आपका जो
ऊपर उड़ गया, उत्थान हो गया, तो सी लेवल क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। इसका उल्टा धसाव हो गया तो अवतलन या धसाव, सब्सिडेंस वर्ड यूज करते हैं। तो सी लेवल में क्या आ जाएगी आपकी, कमी आ जाएगी, सी लेवल नीचे चला जाएगा। क्लियर है पॉइंट? तली नीचे चली गई तो सी लेवल क्या हो जाएगा आपका, क्लियर पॉइंट? और एक तीसरा कारण और हो सकता है इसमें, महासागरीय तली में परिवर्तन के कारण। तो महासागरीय तली में पहला उत्थान हो सकता है, दूसरा अवतलन हो सकता है, और तीसरा एक कॉज और आ सकता है, ठीक है, दूसरे के बाद महासागरीय तली के आयतन में परिवर्तन, चेंजेस इन इट्स वॉल्यूम, आयतन में परिवर्तन, वॉल्यूम ऑफ ओशनिक फ्लोर। महासागरीय तली के किस में परिवर्तन होगा आपका, आयतन, वॉल्यूम में चेंज। कैसे? जैसे जहाँ पे कटक का उद्गार हो रहा है, ज्वालामुखी क्रिया होकर के फैलाव हो रहा है, कटक निकल रहा है, मैग्मा निकल रहा है, मैग्मा निकल रहा है आपका ऊपर। यहाँ पे महासागरीय तली में क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, फैलाव हो रहा है। महासागरीय तली में क्या हो रहा है आपका, जो है महासागरीय तली में फैलाव, एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंड कर रही है, तो सी लेवल क्या होगा, नीचे जाएगा, जाएगा ना, जाएगा भाई, क्योंकि महासागरीय तली क्या हो रही है, फैल रही है, तो पानी नीचे बैठेगा, आयतन बढ़ रहा है। तो आयतन में परिवर्तन, तो आयतन में परिवर्तन कैसे होगा, महासागरीय तली में फैलाव हो सकता है, तो फैलाव होगा तो सी लेवल क्या होगा, नीचे जाएगा। फैलाव कैसे कैसे कहाँ पर हो रहा है, कटकों के सहारे, कटकों के सहारे क्या हो रहा है, फैलाव हो रहा है, अलॉन्ग विथ रिजेस, एक्सपेंशन हो रहा है अलॉन्ग विथ रिजेस। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इतने दिमाग में रखना है, उसी को एक्सप्लेन करके लिखना है। आया समझ में? तो आयतन में, महासागरीय तली के आयतन में वृद्धि हो रही है, फैलाव का मतलब आयतन में वृद्धि है ना, आयतन में वृद्धि फैलाव से होगी, आयतन में क्या होगी आपकी, वृद्धि हो सकती है, फैलाव से कटकों के सहारे हो रहा है, तो सी लेवल कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। सी लेवल कहाँ जाएगा आपका, नीचे। साक्षी क्लियर हो रहे? बस ये एरो ध्यान रखना, फैल रहा है मतलब फैल रहा है, तो सी लेवल नीचे जा रहा है। कहाँ पर, हर एग्जाम्पल ब्रैकेट में लिख दिया, कटकों के सहारे हो रहा है। अब कटक के बारे में नहीं पता है तो फिर उसके बाद एकमात्र मालिक कौन है, वो भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। बोले कि दिमाग दे के भेज तो दिया है सही सलामत, हाथ पैर दिमाग, हाथ पैर सही लिमिट दिए तो कई लोग को दिमाग ज़्यादा दे देता है। स्टीफन हॉकिंग्स का नाम सुना है? पूरी तरह से आप पूरी तरह से फिजिकली क्या थे, डिसेबल्ड थे, लेकिन उसने सिर्फ अपने दिमाग के दम पे अपने को जीवित भी रखा और देश दुनिया के लिए बहुत कुछ करके भी चले गए। और हम लोग क्या करते हैं, कोसते रहते हैं, भगवान ने मेरे साथ ही गलत क्यों किया, मेरे को गरीब घर में पैदा क्यों किया हैं। 90% लोग ऐसे मिलेंगे ना तुम्हारे आसपास वाले, बहुत सारे लोग मिलते हैं। मेरे फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड उमरगढ़ में, उसका छोटा भाई है, उसके साथ बैठ जाओ तो पूरा जितना भी फ्रस्ट्रेशन है वो पूरा निकाल देता है बाहरी दुनिया में। ठीक, उसको लगता है कि मेरे को ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली जीवन में तो मैं आगे सक्सेसफुल हो गया। उसको क्या पता कि मैंने कितना स्ट्रगल किया, हाफ टिफिन खा करके दिल्ली में जीवन गुजारा है। ठीक है, वो भी नहीं पता उसको, वो मेरा फ्रेंड जानता है। अब उसको ठीक ठाक मेरे से अच्छे घर का बच्चा है जबकि वो, लेकिन वही था कि दूसरों में कमियां निकालने की आदत थी। घर वालों ने मेरे लिए ये नहीं किया, ये नहीं किया, पहले घर वालों शुरू करता है, तो दूसरों की कमियां निकालने वाले फिर जीवन में वो अभी भी वो मानने को तैयार नहीं होता, भाई ये आदत छोड़, कुछ नया सोच। अभी हम इस उम्र में भी अभी नया करने को तैयार बैठे रहते हैं, तो अभी तो हमसे छोटा ही 5-7 साल। एनीवे, तो हम लोग की जो है
दूसरों को दोष देने की आदत को ख़त्म करना है और देखना है कि जो संभावना है आपके पास, आयतन में परिवर्तन में कमी भी हो सकती है। तो आयतन में परिवर्तन कमी कब होती है? जब फोल्डिंग वोल्डिंग होता है, वलन वलन होता है ना। महासागरीय तली में वलन, महासागरीय तली में वलन की घटना होगी, फोल्डिंग हो गया। किनारों पे वलित पर्वत भी बनते हैं ना भाई हमारे, तो वलन भी हो सकता है, संकुचन हो सकता है ना, वलन या संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है कई जगह पे। जैसे खास करके ट्रेंच वाले रीजन में, वहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रेंच वाले रीजन में क्रस्ट के अंदर जाके नई पुरानी क्रस्ट खत्म भी हो रही है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ट्रेंच के सहारे लिख सकते हो, ट्रेंच या फोल्डिंग माउंटेन है ना, वलित पर्वत वाले क्षेत्रों में, वलन वाले क्षेत्रों में। तो यहाँ पे सी लेवल क्या होगा आपका, जो है राइज करेगा, सी लेवल क्या बढ़ जाएगा। आया समझ में? आया कि नहीं आया? ठीक। तो ये आपका हो गया जियोलॉजिकल फैक्टर, टेक्टोनिक फैक्टर्स, जिससे महासागरीय तली में परिवर्तन होता है। और महासागरीय तली में परिवर्तन के कारण से क्या होता है आपका, जो है सी लेवल राइज करते हैं, सी लेवल नीचे जा सकता है। क्लियर पॉइंट, एकदम सिंपल सा। अब आ जाओ क्लाइमेटिक फैक्टर्स, जलवायविक कारक, इस वाले में आते हैं। क्लियर है? आता किसी को डाउट है तो बताए भाई। हाँ बोलो। सी लेवल, महासागरीय तली सिकुड़ेगी तो पानी तो नहीं है, तो ये सिकुड़ते जाएंगे तो यहाँ पानी का जो लेवल ऊपर बढ़ेगा, आयतन कम हो रहा है ना महासागरीय तली का, तो महासागरीय तली का आयतन कम हो रहा है तो पानी का लेवल बढ़ जाएगा आपका, जो है। आया समझ में? चलिए, तो आ जाओ आपका क्लाइमेटिक कारण में, जलवायविक कारण। तो जलवायु में परिवर्तन के कारण से होता है जलवायविक कारण, क्लाइमेटिक। बहुत ही इजी है, मैंने कहा ना, ज्योग्राफी को समझ गया तो इससे इजी सब्जेक्ट दुनिया में नहीं मिलेगा, बस एक पढ़ाने वाला अच्छा टीचर चाहिए। हाँ, इसमें हाँ, तो सी लेवल इंक्रीज तो लिखा है, किस में बोल रही हो? हाँ, उसमें भी इंक्रीज होगा ना, सिकुड़ रही है वहाँ पे, ट्रेंच के सहारे वलन भी हो रहा है, प्लेटें अंदर जा रही है तो आयतन कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ट्रेंच के सहारे ये जो प्लेट है वह क्या हो रही है, अंदर जाके खत्म होती जा रही है, तो यहाँ पे आयतन क्या हो रहा है, और यहाँ पर वलन भी हो रहा है, जहाँ पर ट्रेंच है वहाँ फोल्डिंग भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इस तरीके से ओवरऑल ओशनिक फ्लोर की जो वॉल्यूम है वह क्या हो रहा है आपका, कम हो रहा है, तो उन रीजन में पानी ऊपर जाएगा, सी लेवल राइज करेगा। क्लाइमेटिक में हिमयुग के दौरान, पृथ्वी पर हिमयुग जब आते हैं तो हिमयुग के दौरान सी लेवल क्या करते हैं, बताया था मैंने, बताओ जल्दी। और हिमयुग की समाप्ति होगी, अवसान, तो सी लेवल में क्या चेंजेस आएंगे? अवसान का मतलब रिट्रीट ऑफ आइस एज, और वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग, जो लास्ट में लिखा है हमने। क्या होगा हिमयुग में, क्या होता है बताया था, सी लेवल, ठीक है, सी लेवल डिक्लाइन करता है। क्यों करता है बताया था कारण मैंने, क्योंकि ऊपर का पानी तो बर्फ जम जाता है, लेकिन नीचे का 4 डिग्री सेंटीग्रेड में बना रहता है ना, ये आइस में कन्वर्ट हो गई, लेकिन नीचे का पानी क्या होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड में बना रहता है। तो अब मेरे ख्याल से भूलना नहीं चाहिए आप लोग को, मिसाल आया याद में, तो आइस में कन्वर्ट हो गया, नीचे 4 डिग्री पानी में रहता है। 4 डिग्री पानी की विशेषता बताई थी मैंने, क्या होता है, क्या होता है ना, मिनिमम आपका वॉल्यूम हो जाता है, डेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है। क्लियर पॉइंट? न्यूनतम आयतन, पानी का आयतन न्यूनतम, घनत्व अधिकतम। आया समझ में? नहीं आया? चलो, तो हिमयुग के दौरान सी लेवल क्या होता है, नीचे चला जाता है, और हिमयुग जैसे समाप्त होगा फिर से सी लेवल बढ़ जाता है।
और अभी तक मैंने बताया था 4 हिमयुग आ चुके हैं पृथ्वी पर। चारों को कहते हैं हम लोग गूंज, मिंडल, ऋष, ऊर्म। इसको नाम दिया गया गूंज, मिंडल, ऋष, ऊर्म। सबसे नवीनतम है ये प्लिस्टोसिन वाला, तब से लेकर अब तक हिमयुग नहीं आए हैं। भविष्य में संभावना, ये साइक्लिक चलते रहता है अर्थ का, लेकिन वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग है तो सी लेवल राइज कर रहा है। तो वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग के कारण से क्या हो रहा है, फिर से सी लेवल राइज कर रहा है। ये भी क्लाइमेट चेंज में आएगा। तो यहाँ पे ये नाम है गुंज, मिंडल, ऋषुर्म, और बीच बीच में जो समाप्त होते गए, दोनों के बीच की जो स्थिति है उसको कहा जाता है, उसको G/M कहते हैं, M/R कहते हैं, और इसके बीच की स्थिति हो गई R/W कहते हैं। रिट्रीट वाली स्थिति, वापस लौटने वाले। आया समझ में? बहुत पढ़ा है ज्योग्राफी मैंने। वो इतनी सविंदर सिंह की जो बुक है, लगभग उसमें से फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट सब रटे हुए हैं। समझ में आया? यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू देने गया था। दो प्रोफेसर लोग थे यहाँ पे। एक तो सोनवानी था ठीक है, तो वो तो सीधा बोलते कि तुम तो कोचिंग चलाते हो, सिलेक्शन हो जाएगा तो भी कोचिंग ही चलाओगे तो मैंने कहा सर, कोचिंग में इतना कमा रहा होता तुम्हारे सामने यहाँ पर टाइम वेस्ट करने थोड़ी आता मैं ठीक है, तो डेफिनेटली उतनी इनकम नहीं हो रही, इसलिए एक नया रास्ता ढूंढ रहा हूँ उस क्षेत्र में जा कर के। तो दो प्रोफेसर थे, अच्छे सीनियर थे। उन्होंने जो भी क्वेश्चन दिया, मतलब उनके चेहरा देख के लग रहा था कि गुदगद हो गए थे उन लोग। ठीक है, कि उनको एक्सपेक्ट नहीं क्योंकि इतना भी कोई, अब मैं उसको क्या पता कि 10-15 सालों से ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, तो एक एक फैक्ट से लेकर के कॉन्सेप्ट से लेकर एक चीज़ का जवाब दिया था, तो दोनों खुश हो गए। फिर बताया था कि मेरा MSc स्टैटिस्टिक्स भी है, तो उन्होंने कहा कि ये तो और अच्छी बात हो गई आपके लिए कि डेटा पर ही पूरा ज्योग्राफी डिपेंड करता है, तो आप डेटा एनालिसिस भी अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन वो सुनवानी खाया पिया रहा होगा, उसी ने मेरा सिलेक्शन रोक दिया। ठीक है, 4 सीट थी उसमें, तो 4 सीट में अपनी जगह बनानी थी। तो देखो ना, अंदर है ना सोनवानी अभी जो है, तो मेरे ख्याल से बाकी मेरा ठीक ठाक था। थोड़ा CGGS जो पेपर था उसको ज़्यादा पढ़ा नहीं था, तो ऐसे ही दे आया था। इंटरव्यू में तो ठीक ही दिया होगा, अब उसने कितना काटा नहीं पता। तो ज्योग्राफी की तो ये हो गया, ग्लोबल वार्मिंग के कारण से सी लेवल क्यों बढ़ रहा है, बताओ इसका कारण। ठीक है, एक तो कारण तुमने जो लिखा हुआ, लेकिन वो उतना बड़ा कारण नहीं है, मेल्टिंग ऑफ आइस। हिम का पिघलना एक कारण जरूर है, लेकिन उतना बड़ा कारण नहीं है। और दूसरा कारण, हाँ, मेन कारण है आपका, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण से महासागरीय जल का तापमान क्या हो रहा है, महासागरीय जल के तापमान में वृद्धि हो रही है, और पानी जब गर्म होगा तो आयतन क्या होगा, तो इससे वॉल्यूम बढ़ रहा है आपका जो, और वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इसलिए सी लेवल क्या हो रहा है आपका। दोनों कारण है, लेकिन एक कारण मेन ये भी है, अधिकांश लोग बुक्स में या नोट्स में या अधिकांश बच्चे इतना ही जानते हैं कि हिम के पिघलने, ग्लेशियर्स पिघल रहे तो सी लेवल बढ़ रहा है, इतना ही समझ करके याद करके रखे रहते हैं। वो तो छोटा मोटा कारण है, ग्लेशियर्स ध्रुवीय क्षेत्र में पिघल रहे तो बढ़ रहा है, वो एक अलग कारण, लेकिन मेन है कि पूरे समुद्र के पानी का तापमान बढ़ रहा है, तो इस कारण से तापमान बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होता है, पानी का फैलेगा, तो इसलिए भी बढ़ रहा है। तो ये मेन कारण वो है। आया समझ में? तो ये 2 कारण है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण सी लेवल क्या हो रहा है आपका, बढ़ रहा है। तो यहां तक किसी कोई समस्या नहीं होगी। चलूं आगे, चलिए चलूं। अब आ जाओ आपका नेक्स्ट प्रकार में। तो प्रकार में हम लोग 2 वर्ड यूज करते हैं, स्थैतिक
स्थैतिक सी लेवल चेंज, समुद्री तल परिवर्तन, सी लेवल चेंज, स्टेशनरी, और एक आपका सुस्थैतिक। हिंदी में सुस्थैतिक वर्ड है, इंग्लिश में यूस्टेटिक। तो ये यूस्टेटिक वर्ड याद रखना, इसी को उठा के क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑप्शनल में, जीएस में भी आ सकता है। स्थैतिक और सुस्थैतिक आ रही बस समझ में। तो ये जो कारण पढ़े थे उसी के कॉन्टेक्स्ट में इसका दोनों प्रकार भी बनेंगे, आप कह जो। ठीक है, तो उसको समझने के लिए हमें सिर्फ 2 शब्दों को याद रखना है, उससे आपका काम हो जाएगा। कौन कौन सा क्या होगा अभी बताओ विशाल बाबू। ठीक है, स्थैतिक, और ये आपका सुस्थैतिक, राइट। तो किस में क्या आएगा बता रहे हो? पहले वाले में, ठीक है। और इसमें आइसोस्टैटिक, टेक्टोनिक, फोल्डिंग, लैंड अपलिफ्ट, सब्सिडेंस, ठीक है। यूस्टैटिक, स्टेशनरी, आइसोस्टैटिक, ठीक है। इसको आइसोस्टैटिक भी कहते हैं, स्थैतिक या आइसोस्टैटिक, समस्थैतिक, आइसोस्टैटिक भी कहते हैं। और ये आपका यूस्टैटिक। एक और डालना चाहेंगे तो टेक्टोनिक चेंजेस करके भी डाल सकते हो, फॉल्टिंग एंड उसके कारण से टेक्टोनिक। हालांकि टेक्टोनिक में हमने दोनों ले लेते हैं। इसमें क्या होता है कि जल के आयतन में परिवर्तन के कारण से जल के आयतन में परिवर्तन के कारण सी लेवल चेंज होता है। जल के आयतन में परिवर्तन के कारण से क्या होता है? सी लेवल चेंज होता है। तो उसको हम लोग किस में रखेंगे? यूस्टेटिक चेंज। जैसे आइस एज में जल का आयतन क्या होता है? तो क्लाइमेटिक वाले रीजन इसमें आ जाएंगे। क्लाइमेटिक वाला किस में आ जाएगा आपका जो है? क्लाइमेटिक वाला इसमें आ जाएगा यूस्टेटिक चेंज में। एग्जाम्पल जैसे आइस एज और ग्लोबल वार्मिंग के कारण से बढ़ रहा, आइस एज के कारण सी लेवल नीचे चला गया था और ग्लोबल वार्मिंग के कारण से क्या हो रहा है आपका जो है? सी लेवल बढ़ रहा है ना। GW का मतलब ग्लोबल वार्मिंग, आइस एज का मतलब हिमयुग। इसमें समुद्र की तली में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं हो रहा है, फ्लोर आपका सेम है, कांस्टेंट, मतलब उसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है। सिर्फ किसके कारण से वाटर लेवल ऊपर नीचे हो रहा है? सी लेवल ऊपर नीचे हो रहा है जल के आयतन में वृद्धि या कमी के कारण से। आइसेज में कम, आइसेज में हालांकि आपका जो बर्फ बढ़ता है तो आयतन बढ़ता है, लेकिन नीचे का 4 डिग्री पानी के कारण से आयतन घटता है, तो सी लेवल क्या हो जाता है? नीचे चला जाता है। ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है? आयतन जल का बढ़ रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं आपके जो है। आया समझ में? इसमें जो है स्थैतिक में लैंड के अपलिफ्ट, लैंड अपलिफ्ट, लैंड का मतलब ओशनिक फ्लोर अपलिफ्ट, तो ओशनिक फ्लोर में परिवर्तन के कारण से, ओशनिक फ्लोर के वॉल्यूम में चेंज के कारण से, के आयतन में परिवर्तन के कारण से सी लेवल में क्या होता है? चेंज होता है। समुद्री तली, महासागरीय तली में के आयतन में परिवर्तन, जैसे बताया था ना, आयतन कटक के सहारे क्या हो रहा है?
रीजियस के थ्रू बढ़ रहा है, कटक है तो कटक के थ्रू वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो सी लेवल क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है। और जहाँ पे ट्रेंचेस है, वलन है, वलन ट्रेंच, इसके सहारे वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो सी लेवल क्या हो रहा है आपका जो है, बढ़ रहा है। तो ऐसी स्थिति को किस में रखते हैं हम लोग जो है, आइसोस्टैटिक में रखते हैं, या स्थैतिक, हिंदी में स्थैतिक कहते हैं, समस्थैतिक भी बोल सकते हो, इस आइसोस्टैटिक समस्थैतिक। इसमें पानी का वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, समझ में आया। सी फ्लोर के इसमें चेंज, जल का आयतन क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट रहेगा। और टेक्टोनिक में भ्रंशन वगैरह के कारण से फॉल्टिंग वगैरह होता है, भ्रंशन, वलन, तो ये वो वाला भी इसमें लगभग आ ही जाता है, वैसे इसलिए उसमें भी डाल सकते हैं, लेकिन भ्रंशन या वलन इन सब के कारण से सी लेवल कम या ज़्यादा होता है, तो फॉल्टिंग होगी तो फिर से आयतन बढ़ेगा, फॉल्ट बनेंगे तो क्या होगा आपका, आयतन बढ़ेगा, सी लेवल नीचे जाएगा, वलन होगा तो आयतन सिकुड़ेगा, सी लेवल ऊपर जाएगा। समझ पा रहे हो। फॉल्टिंग, फॉल्टिंग में सी लेवल नीचे जाएगा, फोल्डिंग में सी लेवल फिर से ऊपर आएगा। आ रहे समझ, लगभग ये दोनों सेम ही है। इसमें भी हम लोग ओसनिक फ्लोर के आयतन में चेंजेस ले रहे हैं, और ये भी टेक्टोनिक के कारण से भी ओसनिक फ्लोर का आयतन ही कम ज़्यादा होता है। तो ये जनरली इयोस्टेटिक जो होता है ग्लोबल होता है, इसका प्रभाव क्या होता है आपके जो है, ग्लोबल इम्पैक्ट होता है, पूरे विश्व के ग्लोबल इम्पैक्ट होता है इसका। आया समझ में। इसका इम्पैक्ट क्या होगा, वैश्विक। इन दोनों का क्या होता है, इसका रीजनल होता है, किसका, टेक्टोनिक का, किसी क्षेत्र विशेष में हो रहा है तो रीजनल प्रभाव होगा इसका जो है, रीजनल इम्पैक्ट, रीजनल प्रभाव, क्षेत्रीय प्रभाव, क्षेत्र विशेष तक प्रभाव रहेगा। और इसका जो है लोकल इम्पैक्ट रहता है, लोकल और रीजनल दोनों आ जाएगा, लोकल रीजनल, ये भी वही है, रीजनल लोकल, डिपेंड करेगा कितना हो रहा है उसके ऊपर। स्थानीय एवं प्रादेशिक, स्थानीय एवं क्षेत्रीय प्रभाव, ये वाला आया हुआ इवेस्टेटिक चेंज करके आया हुआ है, ऑप्शनल में आया था, शॉर्ट नोट्स लिखना था 150 वर्ड, तो वही आइसेज और ग्लोबल वार्मिंग को बता देना था। आया समझ में। तो दिस इज द टाइप्स ऑफ सी लेवल चेंज। तो यहाँ तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं प्रभाव। ग्लोबल वार्मिंग वाला भी कवर कर दिया आपने कि वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग के कारण सी लेवल बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, कारण बता दिया मैंने। तो लास्ट वाला जो पॉइंट लिखे थे ना हमने, ग्लोबल वार्मिंग से क्या संबंध है, तो वो भी आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं प्रभाव, सी लेवल चेंज का इम्पैक्ट क्या पड़ता है। तो प्रभाव को देखेंगे, सी लेवल नीचे जा रहा है तो क्या प्रभाव पड़ेगा, और सी लेवल ऊपर जा रहा है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। दोनों का प्रभाव अलग अलग होगा, तो क्या क्या होगा बताओ। गुड, समझ उत्पन्न हो गई कम से कम। तटीय क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र को सामने, आंखों के सामने रखो ना, सोचना है, कुछ करना नहीं है, रटना नहीं है। अब सी लेवल नीचे चला गया, सी लेवल क्या हो गया आपका, तो ये जो लैंड है जो पहले समुद्र के अंदर डूबे थे, अब ये लैंड, कुछ लैंड क्या हो जाएंगे आपके जो है बाहर आ जाएंगे, कुछ लैंड क्या हो जाएंगे, इसको इमरजेंस ऑफ लैंड कहते हैं, स्थलीय भागों का बाहर निकलना, इमरजेंस, उमज्जन कहा जाता है हिंदी में, इमरजेंस ऑफ लैंड। इससे क्या होगा, स्थलीय भागों का विस्तार होगा। समझ में आया। तटीय क्षेत्रों में स्थलीय भागों में वृद्धि होगी, तटीय स्थलीय क्षेत्र में विस्तार होगा, क्षेत्र में वृद्धि, इंक्रीज इन कोस्टल लैंड एरियाज, होगा कि नहीं होगा। कुछ स्थल खंडों का क्षेत्र में वृद्धि, स्थलीय क्षेत्र में वृद्धि होगी। इमरजेंस ऑफ लैंड, उमज्जन या निर्गमन भी कहते हैं हिंदी में, निर्गमन,
इमर्ज करना, बाहर निकलना। आया समझ में पहला पॉइंट सबको? इंक्रीज इन लैंड एरियाज ऑफ लैंड इन कोस्टल रीजन्स, क्योंकि कुछ लैंड क्या होंगे, इमर्ज हो जाएंगे, सागर से बाहर आ जाएंगे। और दूसरा प्रभाव बताओ। कुछ द्वीप वगैरह बन जाएंगे, द्वीपों का निर्माण हो सकता है, फॉर्मेशन ऑफ आइलैंड्स, कुछ आइलैंड समुद्र के अंदर के स्थल बाहर निकल जाएंगे तो द्वीप बन जाएंगे। आया समझ में? बनेंगे नहीं बनेंगे भाई? इसके अलावा हाँ, इसमें जब उल्टा करेंगे तो, और इसके अलावा ठीक है, जो तटीय क्षेत्रों का इकोसिस्टम पूरा का पूरा, उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, तटीय पारिस्थितिकी तंत्र पर, क्योंकि जो खारे पानी में रहने वाले जीव जंतु बाहर निकल आएंगे तो मरने लग जाएंगे। तटीय पारिस्थितिकी तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन कोस्टल इकोसिस्टम। क्या होगा तो मैंग्रोव वन कम होते जाएंगे, मैंग्रोव वनों का विनाश होगा, मैंग्रोव वनों का क्षेत्रफल कम होगा, क्षेत्रफल कम होगा आपका जो है, राइट। प्रवाल वगैरह खत्म होने लगेंगे, प्रवाल भित्तियों का विनाश होगा, प्रवाल कोरल रिफ्स, इनका आपका जो है, और इस तरीके से तटीय क्षेत्र की जैव विविधता में कमी आएगी। आया समझ में? इसके अलावा फिर मछलियों, मत्स्यन पे भी प्रभाव पड़ेगा। लोग बाग वहाँ मछलियाँ पकड़ते, पानी नहीं रहेगा तो क्या पकड़ेंगे, मत्स्यन में कमी आएगी। बंदरगाहों पे प्रभाव पड़ेगा, जो घरे बंदरगाह थे क्या हो जाएंगे, बंदरगाहों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट। पानी के घरे जो बंदरगाह थे छिछले हो जाएंगे। आया समझ में? और कुछ नॉन मेस स्थलाकृतियों का निर्माण होगा, फिर सी लेवल नीचे जाएगा तो नदियाँ और ज़्यादा गहराई करना स्टार्ट कर देंगी, तो कुछ नॉन मेस स्थलाकृतियाँ पढ़ाया था, नॉन मेस या पुनर्युनित स्थलाकृतियाँ, रिजुनेटेड स्थलाकृतियों का निर्माण होगा, रिजुविनेटेड या पॉलीसाइक्लिक वगैरह बोले थे हम लोग, नॉन मेस स्थलाकृतियाँ, रिजुनेटेड लैंड फॉर्म्स बनेंगे आपके जो नॉन मेस या पुनर्युनित स्थलाकृतियाँ, रिजुनेटेड लैंड फॉर्म्स डेवलप होंगे। आया समझ में? तो ये सब प्रभाव पड़ेंगे आपका, और हो सकता है तटीय क्षेत्रों का भूमिगत जल भी नीचे चला जाए, भूमिगत जल में भी गिरावट हो सकती है तटीय क्षेत्रों के। अब इसका उल्टा लिख देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। सी लेवल बढ़ रहा है तो कुछ तटीय भाग और डूब जाएंगे, तो स्थलीय क्षेत्र में क्या हो जाएगी, इसका कमी आ जाएगा, पहला का कमी। इस तटीय स्थलीय भागों में क्या हो जाएगी आपकी जो है, वृद्धि की जगह कमी। आया समझ में? तटीय क्षेत्रों में जल जमाव की समस्या बढ़ जाएगी, पानी ऊपर तक चढ़ जाएगा तो कई जगह पे जल जमाव, वाटर लॉगिंग हो जाएगी। वाटर लॉगिंग, तटीय क्षेत्रों की बात कर रहे हैं। फिर द्वीप, कई सारे छोटे मोटे द्वीप, तटीय क्षेत्र क्या हो जाएंगे आपके, तटीय भाग, और कई सारे छोटे द्वीप सबमर्ज हो जाएंगे। डूब जाएंगे। क्लियर हुआ?
फिर तटीय क्षेत्रों के जो मीठे जल स्रोत है वो भी खारे हो जाएंगे, पानी ऊपर तक चढ़ेगा तो लिख लीजिएगा आपका तटीय मीठे जल स्रोतों की लवणता में वृद्धि, खारेपन में वृद्धि होगी, सैलिनिटी इंक्रीज कर जाएगी। अभी सब रटना थोड़ी, सोचना ही तो है, यही तो आपकी खास बात है ज्योग्राफी में। और ऐसे भी कुछ हाई फाई नहीं सोचना है, फिलॉसफी नहीं सोचना है, ऊपर ऊपर कॉमन सेंस वाली बात ही सोचना है कि नहीं। तो आया समझ में। तो ये हो गया। फिर तटीय पारिस्थितिकी तंत्र पर, इस पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा कि तटीय क्षेत्रों में जो पेड़ पौधे जीव जंतु होंगे जो मीठे पानी के आधार पर पनपे रहेंगे, वहाँ पे समुद्र का पानी अंदर चला जाएगा, तो तटीय पारिस्थितिकी तंत्र पर फिर से नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। कृषि पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, तटीय क्षेत्रों की कृषि पर, मृदा लवणता, सॉइल सैलिनिटी बढ़ जाएगी। आया समझ में। तो ये सब इम्पैक्ट पड़ेंगे आपके तटीय क्षेत्रों के कॉन्टेक्स्ट में। और सामाजिक विस्थापन होगा, तटीय क्षेत्रों के लोगों का सामाजिक विस्थापन, सोशल डिस्प्लेसमेंट। वहाँ के लोगों को कुछ उद्योग होंगे, कुछ नगर होंगे, वो भी कहीं ना कहीं क्या होंगे आपके कम होते जाएंगे, क्योंकि पानी समुद्र के अंदर घुस रहा है। तो एक टॉपिक आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है, सी लेवल चेंज, है ना। ऑप्शनल में एजिटिस टॉपिक लिखा हुआ, इतना ही पढ़ना है। क्वेश्चन वही क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट होकर के आया हुआ है ऑप्शनल में। जीएस में भी कभी भी क्वेश्चन आएगा तो इसी बेस पे कॉन्सेप्ट लिखना है, राइट। तो ये हो गया आपका एक टॉपिक। कल पढ़ेंगे प्रवाल भित्ति, कोरल रिफ्स, फिर आपका एक टॉपिक जीएस के अकॉर्डिंग खत्म हो जाएगा। फिर ऑप्शनल की क्लास लेंगे, फिर एनवायरनमेंट स्टार्ट करेंगे। कल कोरल रिफ्स पढ़ेंगे, ये भी ऑप्शनल में भी है, जीएस में, दोनों में है। ऑप्शनल में का टॉपिक ही है पूरा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। कल छुट्टी नहीं है।